मैं चाहूंगी बीजेपी की ओर से हमारे साथ सुरेश जोशी जी मौजूद हैं, उनसे मैं जवाब ले लेती हूं। सुरेश जी, एक पूर्व मुख्यमंत्री के नाते बहुत सारे सुझाव यहां पर दिए गए हैं हरीश रावत की ओर से। अब 50,000 लोगों के जीवन का ये सवाल है, तो क्या बीजेपी की सरकार इन तमाम बातों को ज़हन में रखेगी? चित्रा जी, मैं बड़ा विनम्रता से आपसे निवेदन करूंगा, आपने 11 मिनट का समय दिया हरीश रावत जी को, अभी 11 नहीं तो 5 मिनट का समय प्लीज मुझे दीजिए। बहुत सारे सवाल उन्होंने हमारी सरकार पे किए, बहुत सारे आरोप लगाए हैं, मैं एक एक करके उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। सबसे पहले जो इसके विक्टिम हैं वो आपको कागज दिखा रहे हैं, 1923, 1927, 1967, 1966, 1973। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप 1923, 27 और 40 की बात भी करते हैं, तब इस प्रांत के अंदर जब संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश होता था, उसके मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के होते थे। उसके बाद जब आजादी हुई 1947 से लेकर के अगर आप 2000 तक का कालखंड देखेंगे, 91 के से लेकर के 18 महीने की भाजपा की सरकार, 96 से लेकर के मिलीजुली 2000 तक की सरकार, उसके बाद 10 साल उत्तराखंड के अंदर इन्हीं की सरकार, जिनका नेतृत्व स्वयं हरीश रावत जी कर रहे थे, इनकी पार्टी कर रही थी। क्या इतना लंबे समय में जो पेपर आप लोग दिखा रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करके कांग्रेस के लोग इनको मालिकाना हक नहीं दे सकते थे क्या? आज ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि ये लोग हमारे वोटर नहीं हैं। क्या ये इनको सिर्फ वोटर के रूप में इस्तेमाल करके ये चाहते थे कि साहब ये सिर्फ हमारे वोटर बने रहें और हम इसके बारे में कुछ न कहें? मुझे ताज्जुब और आश्चर्य इस बात का लग रहा है कि जब ये प्रकरण हाईकोर्ट में गया 2007 में, उससे पहले भी इनकी सरकार थी और उस सरकार के माननीय तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, माननीय हरीश रावत जी उसको पूरा डील कर रहे थे। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि उस समय भी इनसे ये गुहार लगाते गए, ये इनको डराते रहे और इन्होंने इनका काम नहीं किया, तब जाकर के ये 2007 में माननीय न्यायालय की शरण में गए। अब ये 2016 का फिर झूठ बोल रहे हैं। एक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी तक ये पता नहीं है कि इस जमीन का रकबा कितना है और इस जमीन के रकबे पे कितनी जमीन रेलवे की है, कितनी जमीन स्टेट गवर्नमेंट की है, कितनी जमीन नजूल है, कितनी वेस्टलैंड है, कितनी फॉरेस्ट की लैंड है, कितनी रेवन्यू लैंड है। टाइप ऑफ लैंड ही इनको मालूम नहीं है और ये सीधे आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए, जहां तक मानवता की ये बात कर रहे हैं, ये ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं, ये भावनात्मक लोगों को घेरना चाहते हैं। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति दोनों साफ है। हम मानवता की बात करते हैं, हम कभी नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश के लोग जो है कि उनको वो बर्बाद हों, वो घरों से बेघर हों, ये हम नहीं चाहते हैं। लेकिन हमने अगर प्रदेश में सरकार संविधान के आधार पर बना रखी है तो हम न्यायालय का फैसला मानने के लिए भी मजबूर हैं। और साथ ही साथ में नहीं मैं साथ ही साथ पठान साहब, अमित जमीन जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। हरीश रावत जी से एक जवाब ले लेते हैं। साथ ही साथ देखिए, साथ ही साथ मैं ये भी बतलाना चाहता हूं कि हम कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसका वोट से कोई आधार नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई मानवता के आधार पर जो है कि लोग बेघर न हो। लेकिन आज जो ये हो रहा है, ये सिर्फ जो ये उन्माद फैलाना चाहते हैं इस प्रदेश में। बार बार हरीश रावत जी कह रहे हैं कि मेरे प्रदेश की फिजा खराब नहीं होनी चाहिए। इनके मन के अंदर मैल है, इनकी भ्रम की स्थिति है। इनके नेता वहां पर कुछ जो है कि उन्माद फैलाने का प्रयास और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार ऐसा नहीं होने देगी। हम सब उन पीड़ितों के साथ भी हैं कि उनको कैसे न्याय मिले और मामला माननीय न्यायालय में है। जो न्यायालय का आदेश आएगा उसका भारतीय जनता पार्टी पालन करेगी। लेकिन मैं ये भी बतलाना चाहता हूं कि जो लोग, चाहे ये लोग हो चाहे और लोग हो, उत्तराखंड की फिजा खराब करना चाहते हैं तो वो उसके लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ वारिस पठान जी भी AIMIM के प्रवक्ता बहुत देर से जुड़े हुए हैं। वारिस साहब, सीधा से सवाल है। देखिए, दो बातें। जब असदुद्दीन ओवैसी की ओर से ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को वैध किया गया, वैसे ही यहां पर भी वैध किया जाए, तो यहां के लोगों की ओर से आवाज आती है कि यहां पर कुछ भी अवैध नहीं है, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी की बातें यहीं पर खारिज हो जाती हैं। दूसरी तरफ आप लोगों की ओर से बार बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि दरअसल यहां पर मुसलमान ज्यादा है, बीजेपी की सरकार है, इस वजह से जानबूझकर इस पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है और लोगों को हटाने की कवायद की जा रही है। लेकिन ये मामला तो बहुत सालों से चला आ रहा है ना वारिस पठान जी।
कम से कम क्लियर तो हो। बार बार ये अपने कागज लेकर अदालत की दहलीज पर क्यों, कोई 1966 से जा रहा है, कोई 2016 में जा रहा है, कोई 2006-7 में जा रहा है। कोई एक फाइनल निर्णय तो होना चाहिए ना। कब तक ये अदालतों के चक्कर काटते रहेंगे यहाँ के लोग? और इस पूरे मामले को एमआईएम क्यों हिंदू मुसलमान के नजरिए से इसको देखने की और इसको बनाने की, क्रिएट करने की कोशिश कर रही है? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगा। शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट, आज जो उन्होंने फैसला दिया जिसमें हजारों लोगों के आशियाने उजड़ने से बच गए, डिमोलिशन होने से बच गए, उसका शुक्रिया। और ये हक, इंसानियत और सच्चाई की जीत है। हल्द्वानी की आवाम जो इतने दिनों से दुआएं मांग रही थी, उनकी दुआ कबूल हो गई, ये उनकी जीत है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी ना कि 7 दिन में आप 50,000 लोगों को किस तरह बेघर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में यह भी कहा कि आपका पैरामिलिट्री फोर्स जो आपने लगाने की बात की थी वो भी गलत था। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से बात का, और रेगुलराइजेशन करने का भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि आप रेगुलराइज भी कर सकते हैं। हम तो पहले से कह रहे थे ना कि अगर वो जगह इलीगल है तो आप वहां से प्रॉपर्टी टैक्स क्यों ले रहे थे, क्यों आप असेसमेंट टैक्स ले रहे थे? वहां पर 5 तो गवर्नमेंट रन इंटर कॉलेजेस है, गवर्नमेंट रन स्कूल है। अभी आप ही के चैनल पे आपने वहां जो लोगों थे उनका इंटरव्यू बताया, जिसने आपको पर्ची तक दिखाई, कागज तक दिखाए, 1927 के डॉक्यूमेंट लोगों ने दिखाए कि हमारे पास लीज के डॉक्यूमेंट है कि हमारे कब्जे किताबे के अंदर ये चीज है। 1966 का जजमेंट आपको पता है कि बरेली का जजमेंट है जिसके अंदर ये तहत कहा गया है कि हमारी जमीन है। 1947 से वहां पे लोग ताबे के अंदर लोगों ने खरीदा है जगह। तो आप इलीगल एनक्रोचमेंट इसको किस तरह से कर सकते हैं? ठीक है सर, जिंदगी वक्त हमारे पास कम है, 2 और मेहमान हैं, उनके पास मैं नहीं जा पाई हूँ। अमिताभ सिन्हा जी, वारिस पठान क्या सही बोल रहे हैं? नहीं, मुझे बोल लेने दीजिए 10 सेकंड में। तो देखिए चित्रा जी, आपने मुझे यहाँ जो कार्यक्रम में कहा, उस कार्यक्रम कैंपाकोला कंपाउंड कब हुआ था मुंबई? एक मिनट, ये वारिस पठान को चुप कराइए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस पूरे मामले का राजनीतिक जो भी रंग हो, मैं उसके बारे में चर्चा करने यहां नहीं आई हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज किया है वो एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत किया है, जिसमें उसने एक स्टे लगा के और नोटिस सर्व किया है, जिसमें जो लोग यहां पर पीड़ित लोग हैं वो भी अपना पक्ष रखें और जो लोग वादी पक्ष हैं वो भी अपना पक्ष रखें। ये बहुत ही फेयर जजमेंट है आज की डेट का। लेकिन मैं इतना ही जरूर इसमें लगाना चाहूंगा लाइन कि देखिए, इसमें पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर में सुप्रीम कोर्ट कई बार आ जाती है। यहाँ जो हाई कोर्ट में आप लोगों ने चर्चा में किसी ने नहीं कहा, एक सिर्फ स्टोरी में कहीं पासिंग रेफरेंस में बात आई है कि इसमें हाई कोर्ट ने मौका दिया था कि आप ऑब्जेक्शन फाइल करिए, और इतने 50,000 लोगों में सिर्फ 20 ऑब्जेक्शन फाइल हुए, जिसको माननीय हाई कोर्ट ने बहुत ही उसका जायजा लेके उनको रिजेक्ट किया उस 20 ऑब्जेक्शन को। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया है तो वहां पर लेकिन अतिक्रमण के मुद्दे को क्या मजहबी रंग देना ठीक है? एक बहुत छोटी बात, यहाँ पर आपके स्टूडियो के पास एक अशोक नगर जगह है। अशोक नगर में मुझे एकदम मेरे आंखों के सामने की बात है, आज से करीब 10 साल पहले की बात है, वहां पर करीबन 1,500 लोगों को जबरदस्ती पैरामिलिट्री फोर्स से सरकार ने तुड़वाया और उसमें 2 लोगों की मौत भी हुई थी दिल्ली में। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया, और यहाँ पर पब्लिक प्रेशर। देखिए चित्रा जी, ये मुद्दा जो है हो जाएगा। अमित जमई जी, हाँ चित्रा जी, ये मुद्दा मुसलमानों से संबंधित नहीं है। ये मुद्दा है कि जो एंटी पुअर जो पॉलिसी है बीजेपी आरएसएस की, ये उसका नतीजा है। हाँ, बीजेपी के लिए मुसलमान परेशान हो तो इनको मजा तो आता ही है। लेकिन मैं आपको बताऊं चित्रा जी, उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक हल्द्वानी बना हुआ है। अभी हमारे पवन पांडे विधायक हैं अयोध्या जी से, उनके साथ 200 ब्राह्मण परिवार, जिसमें से 50 परिवार आए। माननीय अखिलेश जी को उन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर से उनके घर सब गिरवा दिए। इलाहाबाद में प्रयागराज नाम बदल के 50,000 मकानों को नोटिस है कि ये इलीगल बने हुए हैं। आप मुझे बताइए कि 50,000 लोग कहां जाएंगे?